Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 6th English from the book English Weaves, and the chapter name is Wild Fruit यानी जंगली फल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक, जिसमें समरी भी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू स्कूल, यानी स्कूल तक जाने का रास्ता लंबा था। डाउन द हिल, थ्रू द रोडेंड्रॉन ट्रीज, अक्रॉस द स्मॉल स्ट्रीम, राउंड अ बेयर ब्राउन हिल, एंड देन थ्रू द नैरो लिटिल बाजार, past fruit stalls piled high with oranges, guavas, bananas and apples. पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता, फिर रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों से बीच से होते हुए एक छोटी सी नदी को धारा को पार करते, एक सोनी सी भूरी पहाड़ी के चारों ओर घूमते हुए फिर एक छोटे से बाजार में होकर जाना पड़ता, जहां फलों की दुकान पर संतरे, अमरूद, केले और सेब के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे होते। The boy gazes often lingered on those heaps of golden oranges. लड़के की नज़र अक्सर उन सुनहरे संतरों के ढेरों पर टिक जाती। ऑरेंजेस ग्रोन इन द प्लेन्स, क्योंकि ये जो ऑरेंजेस थे वो मैदानी इलाकों में उगे हुए होते। नाउ चैलेंजिंग द पेल विंटर सनशाइन इन द हिल्स, और अब ये संतरे इन पहाड़ों की फीकी सी धूप को चुनौती देते नजर आते। हिज नोज ट्विच्ड एट द शार्प स्मेल ऑफ मेलन्स इन समर, और गर्मियों में खरबूजों की तीखी सी गंध आती है, मतलब उसकी खुशबू आती है, उसकी नाक को गुदगुदाती। His fingers would sometimes touch for a moment the soft down on the skin of a peach, और इसी के साथ साथ कभी कभी उसकी उंगलियां पीच की मुलायम रोएदार सतह को छू भी लेती थीं। यानी पीच जो है, यानी आड़ू जो होता है, उसके हल्के हल्के से रेशे होते हैं, रोए होते हैं, बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है। बट दीज वर फॉरबिडन फ्रूट, लेकिन ये सारे फल जो थे वो उसे मना किए गए थे। द बॉय हैडंट द मनी फॉर देम, क्योंकि इनको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। He took one meal at 7 in the morning when he left home, and another at 7 in the evening when he returned from school. आपको पता है, वो सुबह जब 7 बजे घर से निकलता था तो एक बार खाना खाता, और फिर जब शाम को 7 बजे घर लौटता तब उसे खाना मिलता। There were times, especially when he was at school and his teacher droned on and on, lecturing on honesty, courage, duty and self-sacrifice, when he felt very hungry, but on the way to school or on the way home, there was nearly always the prospect of some wild fruits. तो उसको रास्ते में कुछ जंगली फल मिलते थे, क्योंकि कई बार जब वो स्कूल में होता, उसके शिक्षक ईमानदारी, साहस, कर्तव्य और आत्म त्याग पर लगातार जो एक्सप्लेनेशन है वो देते, मतलब उसके बारे में पढ़ाते, तब उसे बहुत भूख लगती। लेकिन स्कूल जाते समय या फिर घर लौटते समय अक्सर कहीं ना कहीं जंगली फल मिलने की संभावना बनी रहती। द बॉयज नेम वॉज विजय, लड़के का नाम विजय था। एंड ही बिलोंग टू अ विलेज नियर मसूरी, और वो मसूरी के पास एक गांव में रहने वाला था। हिज पेरेंट्स टिल्ड अ न्यू नैरो टेरेस ऑन द हिल स्लोप, उसके माता पिता पहाड़ी ढलानों पर कुछ संकरी सी जमीन की सीढ़ियों पर खेती करते थे। दे ग्रू पोटैटोज, अनियंस, बार्ले, मेज, barely enough to feed themselves. तो वो आलू, प्याज, जौ और मक्का उगाते, और बस इतना ही कि उनका गुजारा चल सके, उनका पालन पोषण सही से चल सके। When greens were scarce, they boiled the top of the stinging nettle and made them into a dish resembling spinach. जब हरी सब्जियां कम पड़ जाती, ग्रीन्स का मतलब यहाँ पर हरी सब्जियों से है, तो वो बिच्छू बूटी यानी स्टिंगिंग नटल की कोमल पत्तियों को उबालकर पालक जैसी एक सब्जी बना लेते। इस प्रकार से वो अपना गुजारा करते थे। Vijay's parents realized the importance of sending him to school, and it didn't cost them very much except for the books.
तो विजय के माता पिता ने उसे स्कूल भेजने के महत्व को समझा था। वो चाहते थे कि हम भले ही खेती करते हैं, लेकिन उसको स्कूल भेजना, शिक्षा प्राप्त करवाना ज़रूरी है। इसमें उनका ज़्यादा खर्च भी नहीं होता था, बस जो भी कुछ खर्च होता था वो किताबों पर होता था। बट इट वॉज ऑल ऑफ 4 miles टू द टाउन एंड अ लॉन्ग वॉक मेक अ बॉय वेरी हंग्री। लेकिन समस्या ये थी कि वो शहर से रास्ता 4 मील का था और इतना लंबा पैदल चलना पड़ता था उसको, लड़के को, कि उसे बहुत भूख लगती थी। बट देयर वॉज नियरली ऑलवेज द वाइल्ड फ्रूट। पर लगभग हमेशा कहीं ना कहीं कोई जंगली फल जो था मिल ही जाता था। द पर्पल बेरीज ऑफ द थ्रोनी बिलबेरी बुशेस राइपिंग इन मे एंड जून। कांटेदार बिलबेरी की झाड़ियों पर बैगनी बेर जो मई और जून में पकते थे, उसे वो तब मिल जाते। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी ग्रोइंग इन शेडी प्लेस लाइक स्पॉट्स ऑफ ब्लड ऑन द डीप ग्रीन मानसून ग्रास। इसके साथ साथ छायादार जगहों पर उगने वाले जंगली स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं, जो गहरे हरे रंग की बरसाती घास पर खून की बूंदों जैसी बिखरी नजर आती हैं। विजय's strong teeth and probing tongue extracted whatever tang or sweetness lay hidden in them। और इस तरह से विजय के मजबूत दांत और निपुण जीभ यानी उसको टेस्ट पता लग जाता था, उसमें छिपी खटास और मिठास को पूरी तरह निकाल लेता था कि ये खाने लायक है या नहीं। एंड इन मार्च देयर वर द रोडेंड्रॉन फ्लावर्स। और मार्च में रोडेंड्रॉन के फूल जो हैं वो उसे मिल जाते थे। हिज मदर मेड देम इनटू जैम। और उन फूलों से उसकी माँ जो है वो जैम बना देती थी। बट विजय लाइक देम एज दे वर। लेकिन विजय को वो जैसे थे वैसे ही पसंद थे। He placed the petals on his tongue and chewed them till the sweet juice trickled down his throat। वो उसकी पत्तियों को, उनकी पंखुड़ियों को जीभ पर रखता और उन्हें चबाता, तब तक चबाता जब तक उसका मीठा रस उसके गले से उतर नहीं जाता। बट इन नवंबर देयर वॉज नो वाइल्ड फ्रूट। लेकिन तकलीफ तब होती जब नवंबर में कोई जंगली फल नहीं उगता था। ओनली acorns on the oak trees and they were bitter, fit only for the monkeys। केवल एक्रोन होते हैं, बबूल के पेड़, फल होते हैं जो ओक के पेड़ों पर लगते हैं। वो इतने कड़वे होते हैं कि सिर्फ बंदर ही उनसे काम चला सकते हैं, इंसान नहीं। He walked confidently through the bazaar, strong in the legs। और वो काफ़ी आत्मविश्वास के साथ बाजार से होकर गुजरता, मजबूत पैरों के साथ। He looked a healthy boy until you came up close and saw the patches on his skin and dullness in his eyes। वैसे तो वो काफ़ी तंदुरुस्त बच्चा दिखता था, लेकिन तब तक जब तक आप उसके पास जाकर उसकी त्वचा पर धब्बे, आँखों में जो मलिनता झलकती है, मतलब काफ़ी डलनेस झलकती है, वो ना देख पाएँ, तब तक आपको लगेगा कि वो एक स्वस्थ बच्चा है। He passed the fruit stall, wondering who ate all that fruit and what happened to the fruit that went bad। वो जब फ्रूट स्टॉल से, यानी जो वहाँ पे दुकानों पे फल लगे होते हैं, वहाँ से गुजरता तो सोचता ये सारे फल आखिर खाता कौन है, कौन खाता है, और जब ये सड़ जाते हैं फल तब इनका क्या होता है। He passed the sweet shop where hot, new fried jalebi lay protected like twisted orange jewel in a glass case, and where a fat, oily man raised a knife and plunged it deep into a thick slab of rich, amber-colored halwa। उसके बाद वो एक मिठाई की दुकान से गुजरता, जहाँ कांच के जो संदूक होता है, जो फ्रेम होता है, उसमें गर्मा गर्म जलेबी, ताज़ी तली हुई जलेबियाँ मरोड़दार नारंगी गहनों जैसी चमकती हुई सजी रहती। और वहाँ एक मोटा हेल्दी व्यक्ति उसे चाकू से उठाकर गाढ़े सुनहरे हलवे की मोटी परत की गहराई तक उतार देता। तो इस तरीके से वो उस मिठाई की दुकान से भी गुजरता था। बच्चा था। द सलाइवा बिल्ड अप इन विजय's माउथ। और इसी कारण उसके मुंह में पानी आ जाता। देयर वॉज अ डल एक इन हिज स्टमक। और साथ ही साथ उसके पेट में भी हल्की सी पीड़ा उठती। बट हिज आइज गेव अवे नथिंग ऑफ द शार्प पैंग ही लेफ्ट। लेकिन फिर वो अपने आप को मना लेता और भूख लगने के बाद भी अपनी तीव्र भूख को नहीं झलकाता, अपनी आंखों से नहीं बताता। एंड नाउ
अ कन्फेक्शनर शॉप। उसके बाद वो आगे बढ़ता एक कन्फेक्शनर यानी मिठाई की दुकान पर, मतलब एक और दुकान पर। ग्लास जार फिल्ड विथ चॉकलेट्स, पेपरमिंट एंड टॉफ़ीज़। उसकी दुकान पर भी सजी हुई मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगे कागज़ में लिपटी हुई टॉफ़ीज़ हैं, पेपरमिंट हैं। स्वीट्स ही डिडेंट नो द नेम ऑफ इंग्लिश स्वीट्स। और कुछ ऐसी मिठाइयाँ भी हैं जिसके नाम इंग्लिश में होते हैं और उसे नहीं पता है। रैप्ड इन बिट्स ऑफ कलर्ड पेपर, जिनको रंग बिरंगे कागज़ों में लपटा के रखा गया है, सजाया गया है। अ बॉय हैड जस्ट बॉट अ बैग ऑफ स्वीट्स। एक लड़के ने अभी अभी मिठाई का थैला खरीदा था। ही हैड वन इन हिज माउथ, और उसमें से एक टॉफ़ी उसने मुंह में रखी थी। ही वॉज अ वेल ड्रेस्ड बॉय, कॉइन्स जिंगल्ड इन हिज पॉकेट। वो लड़का काफ़ी अच्छे कपड़े पहने था और उसके जेब में सिक्के खनक रहे थे। जिंगल मतलब बजना, सिक्के को बजना। द स्वीट मूव्ड फ्रॉम वन चीक टू द अनदर। और वो जो मिठाई थी, जो टॉफ़ी थी, वो उसके मुंह में एक गाल से दूसरे गाल तक जा रही थी। ही बिट डीप इन टू इट एंड विजय हर्ड द क्रंचेस एंड लुक्ड अप। वो उसको खा रहा था और विजय जो है उसके कड़क की आवाज़ सुन सकता था, और उसने उसकी आवाज़ सुनकर उसको देखा। द बॉय स्माइल्ड एट विजय बट मूव्ड अवे। उस लड़के ने विजय को देखा, मुस्कुराया, लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़ गया। भाई, किसी स्ट्रेंजर के पास आप खड़े तो नहीं हो जाओगे। दे मेट अगेन फर्दर अलॉन्ग द रोड। लेकिन वो सड़क पर आगे जाकर फिर मिले दोनों लड़के। वंस अगेन द बॉय स्माइल्ड। एक बार फिर उस लड़के ने उसको देख के मुस्कुराया। इवन लुक्ड एज दो he was about to offer Vijay a sweet, but this time Vijay shyly looked away. अब जब वो दूसरी बार उससे मिला और उसने उसको देख के मुस्कुराया, यहाँ तक कि ऐसा भी लगा मानो वो विजय को एक टॉफ़ी देने वाला हो। लेकिन इस बार विजय झेप कर उसने नज़र फेर ली कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि वो मिठाई के लिए आगे बढ़ा है। बट ही kept meeting the boy, who always managed to reappear at some corner, sucking a sweet, moving it about in his mouth, letting it show between his wet lips, a sticky green thing, tempting, lusciously beautiful. तो वो नहीं चाहता था कि उसको ऐसा लगे, दूसरे लड़के को, कि उसने मिठाइयाँ देख ली हैं और वो उनको पाने की लालसा कर रहा है। लेकिन वो बार बार आमने सामने आते रहते। लड़का हमेशा किसी न किसी मोड़ पर दिखने लगता, मुंह में मिठाइयाँ चूसता हुआ और इधर उधर घूमता हुआ। कभी कभी उसके गीले ओंठ से बीच में देखता हुआ भी दिखाई पड़ा। एक चिपचिपी सी हरी चीज़ उसके मुंह में थी, लुभावनी, मोहक और बेहद खूबसूरत। तो वो जो स्वीट्स थी वो बराबर खा रहा था जो लड़का था, और विजय जो है वो उसको देख रहा था। मगर वो ये नहीं चाहता था कि उसको ऐसा लगे कि ये मेरी मिठाइयों को देखकर ललचा रहा है। इसीलिए उसने तय किया। द बैग ऑफ स्वीट्स वॉज नियरली एम्प्टी। लगभग वो झोला खाली होने को था। रिलक्टेंटली विजय डिसाइडेड दैट ही मस्ट ओवरटेक द बॉय। अनिच्छा से, यानी उसका मन तो नहीं था, लेकिन विजय ने यह तय किया कि वो अब उसका पीछा छोड़ देगा, अब उसका पीछा नहीं करेगा। फॉरगेट ऑल अबाउट द स्वीट्स एंड हरी होम। और मिठाइयों को भूलकर वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचेगा। अदरवाइज ही वुड बी टेम्प्टेड टू ग्रैब द बैग एंड रन। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसका मन करे कि वो थैला छीनकर भाग जाए। बच्चा था तो हो सकता है उसका दिल करे ऐसा करने का। एंड देन ही सॉ द बॉय लीव द बैग ऑन द बेंच, लुक एट हिम वंस एंड स्माइल शाइली एंड इनवाइटिंगली बिफोर मूविंग अवे। लेकिन इससे पहले वो कुछ तय कर पाता, तभी उसने देखा कि लड़के ने थैले को एक बेंच पर रख दिया। उसकी तरफ देखा, झेप भरी आमंत्रित सी मुस्कान दी, यानी उसको इनवाइट किया, और धीरे धीरे आगे बढ़ गया, जैसे वो कह रहा हो कि अब ये बैग तुम उठा लो। वॉज द बैग एम्प्टी? तो अब वो लड़का जो झोला छोड़ कर गया था, तो क्या वो झोला खाली था? विजय वंडर्ड विद माउंटिंग एक्साइटमेंट। अब विजय को बहुत रोमांच बढ़ गया था। उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा क्या हो गया भाई? इट कुडेंट बी और इट वुड हैव ब्लोन अवे ऑलमोस्ट इमिडिएटली। झोला खाली तो नहीं हो सकता, वरना तुरंत उड़ गया होता। ऑब्वियसली, स्पष्ट है, क्लियर है, देयर वर स्टिल अ फ्यू स्वीट्स इन इट। अभी भी उसमें कुछ मिठाइयाँ बची हैं। द बॉय हैड डिसअपियर्ड। वो लड़का तो गायब हो गया था। ही हैड गॉन फॉर हिज टी। वो लड़का अपने चाय पीने चला गया था। एंड विजय कुड हैव द रेस्ट ऑफ द स्वीट्स। और अब बची मिठाइयाँ विजय की हो सकती थीं। विजय टुक द बैग एंड जैम्ड इट
into the pocket of his shirt. विजय ने उस थैले को उठाया और अपनी कमीज की जेब में ठूस लिया. Then he hurried homewards. और फिर वो अपने घर जल्दी जल्दी जाने लगा. It was getting late and he wanted to be home before dark. क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और वो रात होने से पहले घर पहुंचना चाहता था. As soon as he was out of the town, he opened the bag and shook the sweets out. जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा यानी शहर के बाहर निकला, उसने थैला खोला और मिठाइयाँ झटक कर निकाली. उसका मन किया कि वो पहले ही देख ले. Their red wrappers glowed with rubies and palm of his hand. लेकिन ये क्या, उनके लाल कागजी खोल उसकी हथेली में मानो रूबी की तरह चमक रहे थे. Carefully he undid the wrapper. और उसने बहुत सावधानी से खोल को खोला. There was no sweet inside, only a smooth round stone. उसमें कोई भी मिठाई नहीं थी, केवल एक छोटा सा गोल कंकड़ पड़ा था. विजय फाउंड स्टोन इन ऑल द रैपर्स. और उसने देखा कि उसके हर रैपर में यानी मिठाई के हर रैपर में एक कंकड़ था. इट्स माइंड आइज, यानी उसको धोखा हुआ था. उसने जो भी मिठाई को खोला उसमें बस उसे कंकड़ ही मिला. Vijay saw a smiling face in the boy in the bazaar, a boy who smiled sweetly but exchanged stone for sweet. उसकी आंखों के सामने फिर वही बाजार वाला लड़का आ गया, मीठी मुस्कान के लिया एक चेहरा जिसने मिठाइयों की जगह उसे पत्थर थमा दिए थे. Forcing back angry tears, विजय flung the stone down the hillside. क्रोध से भरे आंसुओं को रोकते हुए उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था. विजय ने उस पत्थर पहाड़ी की ढलानों से फेंक दिए. Then he shouldered his bag of books and began the long walk home. और फिर अपने किताबों का थैला कंधे पर टांगते हुए घर की लंबी राह को पकड़ लिया. There were patches of snow on the ground. जमीन पर बर्फ की परतें बिखरी हुई थीं. The grass was dirty brown. The bushes were bare. क्योंकि घास जो है वो भूरी हो चुकी थी, झाड़ियाँ सूनी पड़ी थीं. There was no wild fruit in November. और नवंबर में कोई भी जंगली फल नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ भी खाने को भी नहीं मिला. इस चैप्टर के राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.